यूएसए में अपन पढ़ा, देखो तीन तरीके की चीजें होती है। एक होता है डिपार्टमेंट, जैसे कि इंडियन रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट्स। फिर उसके बाद नीचे होती है गवर्नमेंट की कंपनीज। तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट ओन करता है, या तो डीन गवर्नमेंट कंपनीज। डीन गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है? जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, उन्होंने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो गवर्नमेंट कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, कंपनी ने कहीं और इन्वेस्ट किया है, तो उसे भी हम कहेंगे डीन गवर्नमेंट कंपनी। या तो कॉर्पोरेशन जो सेटअप किए जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क क्या है, याद करो, अपने ओएफयू के लिए पढ़ा था, क्या होता है, क्या के नीचे क्या होता है? आईएडी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उसके नीचे क्या होता है? ऑडिट बोर्ड। अब यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स किसको देते हैं हम? प्रेसिडेंट, जो किसके सामने रखेगा? पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट के हम किसको देंगे? गवर्नर, जो किसके सामने रखेगा? पढ़ने के लिए ये सब के लिए तीन अलग अलग कमिटीज बनाई है। पहली वाली कमेटी को हम क्या कहते हैं? पीएसी। सेकेंड वाले को हम क्या कहते हैं? कोकू। थर्ड वाले को हम कहते हैं एस्टिमेट कमेटी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो आईएडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? पावर देता है कौन से आर्टिकल के अंदर? 148 टू 151। 148 में बोला गया है कि अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। उसे निकालना है तो दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। एक, ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर, प्लस टू थर्ड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। सैलरी अपने को चाहिए वो इंडिपेंडेंट रहे, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? एज गुड एज सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी। आर्टिकल 149 कहता है कि उसके पास पावर्स है, ठीक है। उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है, कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्ट 1971। फिर बाद में ऑन द एडवाइस ऑफ कैग, वहां पर प्रेसिडेंट बताएगा कौन से फॉर्म में अकाउंट्स रखने चाहिए, यूनियन के एज वेल स्टेट के। फिर उसके बाद 151 कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिपोर्ट है हम किसको देंगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये किसके सामने रखेगा? पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट के हम किसको देंगे? गवर्नर, ये किसके सामने रखेगा? फिर उसके बाद उसको अपॉइंट किया जाएगा कितने ईयर्स के लिए? 6 ईयर्स और 65, विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर वो 50 ईयर्स का है तो अपॉइंट किया गया तो कब तक रहेगा? 6। बट 60 ईयर्स पे अपॉइंट किया गया तो कब तक रहेगा? 65। मतलब हमारा क्या है, इससे ज्यादा बुरा हो सकता है नहीं। रिजाइन करना है तो रिजाइन करो, पर किसको देना पड़ेगा रेजिग्नेशन? प्लस। फिर उसके बाद वहां पे उसके पर्व्यू में क्या क्या आता है, उसके ऑर्डर में क्या क्या आएगा? यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट कंपनीज। नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडी जैसे कि आईआईटी, आईआईएम। एंड जो सब्सटैंशियल फाइनेंस होता है, याद करो सब्सटैंशियल फाइनेंस के दो कंडीशन क्या थी? दो कंडीशन, कितने का ग्रांट दिया? 25 lakhs। और दूसरा क्या क्या होना चाहिए? वो एक्सपेंडिचर शुड बी 75%। याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? एक भी बार ऐसा कंप्लीट कर लो थोड़ा, ट्राई करो ना सच्ची। मतलब अभी और कोई सब्जेक्ट चलेगा तुम्हारा, ट्राई करो ना। इफ इट इज 7 AM लेक्चर, assume it is a 6 PM लेक्चर, और लास्ट लेक्चर में जो करवाया ना, सिर्फ उसको ग्लैंस थ्रू करो। सिर्फ देखना तो जो पढ़ा हुआ है ना वो कितने लंबे समय तक याद है। मतलब एटलीस्ट ये सब्जेक्ट अब जा चुका है जिंदगी में, बट एटलीस्ट जो सब्जेक्ट चल रहा है डीटी और आईबीपी, जस्ट मेक श्योर 30 minutes प्रायर टू द लेक्चर, इफ यू कैन नॉट डू लेटर ऑन, 30 minutes प्रायर। और अभी तो समझ से हुई है, उठना भी पॉसिबल है। विंटर्स होगी तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा, तो अभी एटलीस्ट ट्राई करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन ने बढ़ा कि गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, जहाँ पे 51% किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास। उसका ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर उसको अपॉइंट कौन करेगा? गैप। उसको डायरेक्टली कौन करेगा? गैप। फिर कैट के पास पावर है अंडर 139(6) के वो क्या करवा सकता है? सप्लीमेंट्री ऑडिट। 139(7) में वो क्या करवा सकता है? टेस्ट ऑडिट। फिर इसके बाद ऑडिट बोर्ड सेटअप किए जाते हैं, वहां पे एक्सपर्ट्स होंगे वो पर्टिकुलर एरिया के। इसकी जो भी ऑडिट बोर्ड के फाइंडिंग्स होंगे, तीन लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। उस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, उसके ऊपर कोई कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है तो उसके साथ, और उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो। अब ये जो ऑडिट जो वो है, उसके जो रिपोर्ट है किसको दे दिए जाएंगे? कैग को। ये ऑडिट बोर्ड का कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, दिस काइंड ऑफ अ ग्रुप। इसके ऊपर क्या लिया जाएगा एक्शन? बनने के लिए लोग बोल रहे हैं देखो, पार्लियामेंट के पास नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर बात करने के लिए टाइम लिमिटेड है, तो हम ये सारी चीजों में उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए कितनी कमेटी बनाई गई है? 3। पहले को हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, ज्ञान के लिए था। इसका लीडर कौन होता है? ऑपोजिशन का। यहाँ पे 22 मेंबर में से 15 लोकसभा के होते हैं, बाकी के राज्यसभा। इनका ये काम है देखना हो कि मनीष जो भी है क्या लीगली डिस्बर्स किए गए, जो भी एक्सपेंडिचर है क्या वो ऑथराइज था,
रीअप्रोप्रिएशन प्रोविजन के हिसाब से है कि नहीं है। फिर बाद में वहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा एस्टीमेट कमेटी। ये बनाया गया था 1950 में। यहाँ पे 30 मेंबर्स होते हैं और सिर्फ लोकसभा के लिए। ठीक है, टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज बताओ, क्या मनी को बराबर में डाउन किया हुआ है। फिर एस्टीमेट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना। लास्ट आता है कोकू। कोकू के पास सिमिलर पावर्स है जो किसके पास है, पीएसी। और उसके पास ये जो पावर है किसका रिस्ट्रिक्टेड है, गवर्नमेंट कंपनीज। फिर उसके बाद कैग के रूल्स क्या है इनको, ये अलग है। हाँ? रिक्शा से कोई अमीर है तो 20,000 शायद कर लेते हैं, रिक्शा में उसको। फिर सुबह लेटर का तो रोज ही टाइम जो ऊपर लिखा होता है ना, वो टाइम पे पहले आता है, या तो पहले आता है या तो बाद में। फिर वो बैग चेक करवाते हैं ना, वहाँ पे इंडिकेटर रहता है कि इतने बजे आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6:11 है, और 6:10 हुआ तो मेरे को लगता है ट्रेन में से मैं भाग भाग के जाता है, ऊपर गया तो आता है 8 more minutes to। वो टाइम कभी जिंदगी में मैंने ट्रेन में लिखा सुबह ट्रेन में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, कैग जो है, कैग के जो कैग की ड्यूटी क्या है। कैग को हमने एमसीक्यू के लिए क्या बोला था, इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड द, उसका जो रिपोर्ट है इज गोइंग टू बी बेसिस फॉर द कमिटीज। He scrutinizes the notes which ministry submit to the committees and help committees to check the characters of the, फिर उसके बाद फाइनेंशियल कमिटीज प्रेजेंट देयर रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड देयर ऑब्जर्वेशन एंड recommendations in respect of those audit reports which could not be discussed in detail by the committees. Written answers are obtained by the, फिर उसके बाद ये वाला चालू कर दिया था नॉट ये। देखिए तो यहाँ पे याद करो अलग अलग ऑडिट होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट मतलब क्या, हम जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं जहाँ पे हम कहेंगे वेदर इट्स फिनिश प्रोपराइटरी ऑडिट मतलब हम क्या देखते हैं, इनप्रोपराइटरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट जैसी कोई चीज एक्चुअली डिफाइन नहीं है, जब हम सारी चीजें एक साथ करते हैं उसे हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टू बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। याद करो वहाँ पे तुमने स्कैन का एग्जांपल दिया था कि वहाँ पे जो अलोकेशन किया गया, वहाँ पे अलोकेशन के लिए कोई कोई प्रोसीजर ही नहीं थी, कोई टेंडर वेंडर नहीं मंगाए थे। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने बराबर से डिसीजन नहीं लिया। हेल्पिंग द गवर्नमेंट, यहाँ पर ऑडिट करके सिर्फ गवर्नमेंट की गलतियां नहीं निकालना चाहते, हम गवर्नमेंट को उनकी डेफिशिएंसी बताना चाहते हैं जिससे इम्प्रूव कर सके। हाईलाइट द एफिशिएंट द इकोनॉमिक ऑपरेशन, फिजिकल एंड मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। हमें पता चले कि भाई कौन जिम्मेदार है। फिजिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब पैसों का बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट मतलब कौन सा इंसान से। फिर उसके बाद हम लोग ने देखे कि 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहले वाले कौन कहते हैं, थ्री पार्टीज। थ्री पार्टीज में पहला कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब जिसका ऑडिट हो रहा है या उसके डीसी। इंटेंडेड यूजर्स मतलब इंडिविजुअल्स। सब्जेक्ट मैटर अगर तुम्हें याद आता हो तो वो क्या था, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। क्राइटेरिया मतलब क्या था, बेंचमार्क। याद है मैंने तुमको एक रिपोर्ट बताया था जहाँ पे एक वो भारत माला परियोजना में एस्टिमेट कितना था, करोड़ करोड़ बनाने का, 15 crores पर किलो, दैट इज अ बेंचमार्क। और एक्चुअल कितना हो गया था, 32 crores पर किलो। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से कंपेयर किया, तो हमें क्या मिला, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। दो तरीके के अटेस्ट फंक्शन होते हैं, एक होता है अटेस्टेशन और एक होता है डायरेक्ट। अटेस्टेशन मतलब जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिट, हम वहाँ पे कोई ओपिनियन है, पर देखिए वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग में कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। परफॉर्मेंस ऑडिट है जहाँ पर हम सिर्फ फैक्ट्स निकाल के देते हैं। वो रिपोर्ट में बताया था वहाँ पर कोई ओपिनियन नहीं देते। क्या क्या करेगा, जो भी फैक्ट है वो फैक्ट सारे निकाल के तुमके। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ द पीएसयू ऑडिट।
पहले वहाँ पे क्या होना चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट लेना आना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट टीम, ऑडिट रिस्क, मटीरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन। प्रोसेस में पहले प्लान करो, कंडक्ट करो एंड रिपोर्टिंग। फिर तीन टाइप के ऑडिट है। पहले ऑडिट को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट में हम क्या करेंगे, ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे और उसकी वजह से डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस यूजर्स का बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, प्रैक्टिस कंप्लाइंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के तो बोलेंगे अनमोटिवेटेड रिस्पेक्ट आर इज इन अकॉर्डेंस विद EFRF। और अगर सब जो फेयर प्रेजेंटेशन है तो हम बोलेंगे यूज्ड एंड फेयर। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क में वापस हम सब्जेक्ट मैटर को किसके सामने कंपेयर करेंगे, फ्राइडे। वहाँ पे हम रेगुलरिटी देखते हैं, तो जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा आता है प्रोप्राइटरी, मतलब इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ। तो इसके बाद कंप्लाइंस में कहाँ पर जुआ लेके बताओ एक बार, कौन सा। फिर उसके बाद कंप्लाइंस में भी वहाँ कितने रहेंगे, 5 स्टेप्स आ जाएंगे। पहले प्रिलिमिनरी, फिर प्लानिंग करो, परफॉर्म करो, कंक्लूजन है, फिर क्या जाएगा हमारा, फिर आता है हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट। ये वाला आपने हुआ था, मैंने भी कराया था सारे एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट का एक यूनिक फीचर क्या है, ये सिर्फ एक कंपनी कंपनी का है। अगर मेरे को कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोग्राम जैसे कि चल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टिविटी या फंक्शन, जैसे कि 15 जनवरी को हमारा फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट के ऊपर कुछ हो गया, या लेकर से हम लोग ने फॉर एग्जाम्पल कोई ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवा दी, हम लोग ने कॉमनवेल्थ गेम्स किया, ये सारी चीजों का क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस। ये करता कौन है, टैग। पर लेकिन टैग के नीचे कौन फंक्शन करेगा, IAAB। और उसके नीचे ऑडिट बोर्ड होंगे जो सारी चीजें देखेंगे। फिर अपन ने देखा था इकोनॉमिक इफिशियंसी इफेक्टिवनेस। इकोनॉमिक याद करो, हमने बोला था हमें ऐसा नहीं चाहिए कि भाई एकदम चीप क्वालिटी चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए बेस्ट प्राइसेस चाहिए। एफिशिएंसी मतलब हमें याद करो इनपुट आउटपुट रेशियो को इम्प्रूव करना है। हमें इनपुट सेम रखना है, आउटपुट बढ़ाना है, या तो आउटपुट सेम रख के इनपुट कम करना है, मतलब हमें वेस्टेज रिड्यूस करना है। और इफेक्टिवनेस में हमने एग्जांपल दिया था कि हमारे गोल्स अचीव करना चाहिए। कौन सा एग्जांपल मैंने दिया था, याद करो, फाइनेंशियल लिटरेसी का, कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी एकदम ही हुआ था ना अपने। ये एफिशिएंसी भी तो, एफिशिएंसी तो 100% करना है। चलो, सो इनपुट आउटपुट रेशियो को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो एफिशिएंसी इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कहना चाहते हैं, हम रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे। क्या हम क्या वेस्ट नहीं करेंगे, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे, हम एफिशिएंटली चीजों को क्या करना चाहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी एम्ब्रेसेस एस्पेक्ट्स सच एज, समझिए तो देखना एफिशिएंसी है क्या। तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, वेदर दे हैव अ साउंड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट। तो मेरे को बताओ प्रोक्योरमेंट से एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट। हाँ, पर लेकिन उससे एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, पता है तुम लोग का एक रीऑर्डर लेवल करके कुछ होता था कस्टमर। अब अगर समझो वो क्वांटिटी कम जाता है तो हम रीऑर्डर ठीक कर देते हैं, क्योंकि हमारा आगे का प्रोडक्शन इफेक्ट। वरना पता चला कि अचानक से हम बोल रहे कि हम तो रॉ मटेरियल, अब तुम रॉ मटेरियल ऑर्डर करोगे, वो आएगा, तब तक तुम्हारे वर्कर्स आइडल बैठे रहेंगे, तुम्हारा फैक्ट्री आइडल रहेगा। तो इसलिए साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट तुम यहाँ पे क्या याद रख सकते हो, रीऑर्डर। तो रीऑर्डर से क्या होगा कि तुम्हारे वर्कर्स आइडल में रहेंगे, एफिशिएंसी रहेगी। सेकेंड, रिसोर्सेस आर प्रॉपरली। तुमने ना पहले इकोनॉमिक्स से सबने बचपन में पढ़ा रहेगा कि इंडिया में ना वेयर हाउस की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, रोडेंट्स हुआ करती थी। रोडेंट क्या, रोडेंट मतलब क्या, चूहा। ठीक है, मतलब वहाँ पे रोडेंट्स की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से, चूहे की वजह से वहाँ का हमारा जो फूड ग्रेन और सारी चीजें थी वो बिगड़ जाती थी। ठीक है भाई, वहाँ पे वो यूजेबल नहीं था, तो वहाँ पे सब में एफिशिएंसी तो अफेक्ट होगी कि नहीं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को बराबर से क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मेंटेन। वरना पता चला हमने रीऑर्डर तो कर दिया, हमारे पास क्वांटिटी, हमने जब प्रोडक्शन चालू किया तब पता चला कि भाई सही क्वालिटी, सही कंडीशन में। तीसरा, ह्यूमन
फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज आर एफिशिएंट। तो हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, एफिशिएंट। तो देखो अपन ने पहला वाला क्या बोला, साउंड कट गया। सेकेंड अपन ने क्या बोला, सर सर टाइम तो ये 7:20 को ये 100 टाइम समझ के चल रहा है। बाकी वाला बंदा किधर गया, पबजी वाला। नहीं रहता था ना मेरे साथ, नहीं हमें बंदा रहता है हमेशा। हाँ। सो मान में लिखूँ वहाँ पर लोग बनेंगे। सो अपन ने यहाँ पे एफिशिएंसी के लिए तीन चीजें क्या होगी, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के लिए अपन ने कौन सा बोला, दिया। सेकंड क्या बोला, इससे सही तरह से क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट एंड यूटिलाइज। और सारे रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन हो, फाइनेंशियल हो, अदर रिसोर्सेज हो, एफिशिएंटली मैनेज किया। No optimum amount of resources, staff, equipment, facilities are used in producing, delivering the appropriate quantity and quality of goods and services in a, मतलब यहाँ पे हमें जो भी, फॉर एग्जाम्पल मेरे से गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, कहीं पर भी हम ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे। गवर्नमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वहाँ पे जो वर्कफोर्स है जॉब देने के नाम पे इतना ज्यादा होता है कि लॉट ऑफ टाइम वी डोंट रिक्वायर। फॉर एग्जाम्पल एमटीएनएल में तो याद है, सालों पहले जब एमटीएनएल का इंटरनेट होता तो काफी बार वो चलता ही नहीं। ठीक है, तो एक दिन में वो गुस्से में आके एमटीएनएल चला गया, बस फोन करता था तो उठा ही नहीं। अब वहां पे फोन उठाने के लिए इतने सारे लोग हैं कि सब देखते रहते हैं कि ये फोन उठाना किसको है, मेरी जिम्मेदारी है कि तेरी जिम्मेदारी है। तो लॉट ऑफ टाइम देयर आर सो मेनी पीपल, आज की गवर्नमेंट कंपनी, आज एयर इंडिया ने ना, टाटास ने ईगो में आके या जो भी हो, मतलब आई एम नॉट श्योर वेरी, आई के जो उन्होंने डिसीजन लिया ऑफ अक्वायरिंग एयर इंडिया बैक वाज अ वाइज बिजनेस डिसीजन और इट वाज जस्ट ऐसा इमोशनल डिसीजन दैट। अगर तुम देखोगे एयर इंडिया में द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग इज ऑफ वर्कफोर्स। अब टाटा का इतना अच्छा ब्रांड इमेज है ना कि अगर वो कल जाके सारे वर्कफोर्स को निकाल देते तो उनका नाम खराब होना चाह रहे थे। टाटा once again has come back with VRS. What is VRS? वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट में सालों पहले यूज होता था। अब वो लोग ने टाटा ने एयर इंडिया के अंदर भी VRS अप्लाई कर दिया है सिंस लास्ट 2 इयर्स। तो यहाँ पे सिंस लास्ट 1.5 years एवरीवन हैज बीन गिविंग VRS, पर स्टाफ बहुत ज्यादा है वहां पे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज की जरूरत नहीं। नाउ public sector programs, entities and activities are efficiently managed, regulated, organized and executed। तो हमारे जो भी प्रोग्राम्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल भारत द्वारा परियोजना एक प्रोग्राम था, जैसे कि एलपीजी वाला तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एलपीजी की सब्सिडी दी जा रही है, तो जो भी प्रोग्राम है क्या उसे सही से मैनेज कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एग्जीक्यूट। वरना काफी बार क्या हो जाएगा कि उसी में बहुत सारे वेस्टेजेस हो जाएंगे। हमें एलपीजी के सिलेंडर्स पहुंचाने गाँव गाँव तक, पर लेकिन उसी में अगर समझो बराबर से नहीं हुआ तो इम्पैक्ट आएगा। Efficient operating procedures are used, and the objective of the public sector programs are made cost effective। ठीक है, सो यहाँ पे भले हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, पर लेकिन एफिशिएंसी में हम सारे रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, और फाइनेंशियल कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्सेज।
तो तुम एफिशिएंसी में भी देखोगे ना, थोड़े इकोनॉमी के पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, पैसा भी इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इकोनॉमिकली से यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है, मैं तो तुमको इसका एग्जांपल दे दिया, समझा दिया था उस टाइम। याद करो फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया का एग्जांपल। अब देखो फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया वाज वेरी गुड। व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम बनाया था, ये स्कीम बनाया था, ये गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका गोल अचीव करा। अब 2014 ऑनवर्ड्स मोदी सरकार और जो भी गवर्नमेंट थी, वो लोग को रियलाइज हुआ कि फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? कितने लोग इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं? It was said only 2 to 3% of the population इसमें directly invest करता है। But when you go to US, 54% of the market indirectly या indirectly किसमें invest करता है? So they said कि इंडिया का मार्केट है ना, फॉरेन मार्केट से बहुत अफेक्टेड है। अचानक से एफआईआई आया, मार्केट बढ़ गया। एफआईआई ने अपना पैसा निकाल लिया तो भाई मार्केट तुरंत गिर गया। तुमने सुना रहेगा आज से थोड़े साल पहले कि आज मार्केट क्यों बढ़ाया, बता क्योंकि एफआईआई आया। बट रिसेंट ये नहीं सुना। क्यों? क्योंकि नाउ गवर्नमेंट थॉट कि भाई देखो, अगर हमें इससे रोकना है, वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट के फॉरेन वाले कितने एक साथ इन्वेस्ट करें या निकाल। बट लेकिन अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारा ही मनी पूल इतना ज्यादा हो गया कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट रिटेल इन्वेस्टर जो हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको कन्विंस करना पड़ेगा तो इन्वेस्ट इनटू द है। इसके स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स जिससे वो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी चाहिए। वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। फर्स्टली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तुम लोगों ने सुना रहेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया का इंडेक्स बढ़ते जा रहा है, इंप्रूव होते जा रहा है। आई रिमेम्बर व्हेन आई ओपन माय फर्स्ट डीमैट अकाउंट समवेयर इन द ईयर ऑफ 2010। मेरे को बैंक के कम से कम मैंने 2 दिन चक्कर काटते थे, ये डॉक्यूमेंट दो, जेरोक्स कॉपी निकाल के दो, ये साइन करके दो। तो पूरा प्रोसेस होते होते मेरे को याद है 4 से 5 दिन लग गया था। एंड आई रिमेम्बर इट वेरी वेल बिकॉज़ एज अ न्यू 18 प्लस एज अ सीए स्टूडेंट, अपने को इक्विटी मार्केट में बहुत इंटरेस्ट होता है। अपन अपना सारा रिसर्च करके रखते हैं, और लेकिन साला अकाउंट ही ओपन नहीं हो रहा है, उसमें अपने पैसा लग रहा है यार, ये स्टॉक खरीदना था 5 दिन में तो देखो ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। तो मेरे को याद है कि तो कहाँ से 1 वीक 5 वर्किंग डेज वैसे एक अकाउंट। बट आज अगर तुम देखोगे ग्रो है, अब स्टॉक्स है, जीरोधा है, गवर्नमेंट ने इतने सारे क्लियरेंसेस दे दिए हैं ईज ऑफ डूइंग के नाम पे कि आज तुम घर पे बैठ के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, वीडियो केवाईसी करो, विद इन 1 सिंगल डे तुम्हारा डीमैट अकाउंट क्या हो जाएगा। Second, government has motivated a lot of influencers. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो यूट्यूबर्स और सब लोग तुम देखते हो इंस्टाग्राम पे तुम पर, लेकिन लॉट ऑफ यूट्यूबर्स गवर्नमेंट हैव स्पॉन्सर्ड के रीजनल लैंग्वेजेस में कि तुम्हें हाउ टू ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट के बेसिक कोर्सेज बनाओ, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस बनाओ। एक शेड्यूल हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और द रीजनल लैंग्वेजेस के लोगों को समझ में आए कि भाई करना क्या है। मतलब अकाउंट तो खोल लिया पर लेकिन उसमें ट्रेडिंग कैसे करनी, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती। थर्ड, म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा पूल आ सकता है। इसके लिए कांग्रेस ने स्टेप ले लिया था बाय इंट्रोड्यूसिंग ईएलएसएस। ईएलएसएस याद है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स। तो बहुत स्मार्ट वर्क किया था। ईएलएसएस एबीसी में डाल दिया, काफी सारे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है डेली होता है उसमें एबीसी मतलब मेरा पूरा एटीसी और मेरे पूरे फैमिली का एटीसी ऑलवेज गो टू ईएलएसएस। हम ईएलएसएस जो किया था कर देंगे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट हमेशा करा, म्यूचुअल फंड का सब्जेक्ट टू, तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले जो समझते हैं मार्केट को वो जस्ट ले, पर बाकी के लोग डरते हैं कि भाई इससे तो बड़ा पैसा नहीं बचा। तो इसलिए उन्होंने एमसी जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है उसके ऊपर लगा कि कुछ चेंज करो, इसलिए एमसी केम अप विद म्यूचुअल फंड। और उन्होंने अच्छे खासे गवर्नमेंट में सेटल जाने पहले अभी एक लाइन आता है सब्जेक्ट टू रिस्क, बस वो रिक्वायरमेंट है। पर देखिए हम म्यूचुअल फंड सही है उनकी निकाला, लेकिन दिमाग में लोगों के भरा हुआ है कि इसकी वो चीजें तय कर गया। तो they will have lot of programs via which they could achieve the target of financial literacy। अब अगर हम देखोगे हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट से अफेक्टेड नहीं है, तो यार 2010-11 में जब मैंने ट्रेडिंग चालू किया था तो हमको ये भी सिखाया जा रहा था कि पहले देखो डाउ जोन्स क्या है, देखो सिंगापुर निफ्टी में क्या हो रहा है,
दूसरों को प्रेडिक्ट करते थे कि आज के मार्केट में क्या होगा। अब बहुत सारी चीजें होती है, नॉट दैट इट विल नॉट अफेक्ट, बट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। देयर आर एनी नंबर ऑफ वेज, लाइक द सोशल डेज ऑफ ट्रेडिंग विद द गोल्ड, कम से कम ऐसा होता रहेगा कि भाई हम भी 25-30 दिन हम वो मार्केट से करते हैं, बाकी वो मार्केट की वजह से हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट आता नहीं। तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं, हमारा गोल क्या होता है। तो जब हम इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमारे गोल्स अचीव हुए। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस में इट इज द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे goals and the relationship between the intended impact and the actual impact. अब नैक करके तुम लोग ने सुना है नैक पता व्हाट इज नैक? नेशनल अक्रेडिटेशन, मतलब जो तुम्हारे कॉलेजेस को क्या देता है, ये देता है ग्रेडिंग देता है, ए प्लस बी प्लस। अब वहां पे नैक बनाया गया था तो लोगों को क्या दिया हुआ है, ग्रेड। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ये जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग एडमिशन में उनको पता चले कि भाई ये एजुकेशन सोसाइटी कैसी है, मेरे को वहाँ पर एजुकेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट नाउ हम लोग सुपर जाएंगे। सो अब यहाँ पे मैथ के ऊपर जो नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल है, तो बनाया कि क्या कॉलेज को सारे इनको क्या मिले। अब कैग ने रिपोर्ट निकाल के भेजी कि भाई देखो तुम्हारे जो ये ग्रेडिंग है, it is not only on one factor, it is based on multiple factors. अब यहाँ पे देखो for instances of discharge, the expert panel visited institution in Benampally in Telangana and mentioned in his report that the waste was burned on the premises causing air pollution. However, institution received full marks for this. तो मतलब वहाँ पे कैंपस में चीजें जलाई जा रही है और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फुल मार्क्स मिले। On the other hand, expert panel report reached a college in Mumbai for becoming plastic-free campus. However, this college was awarded mere 1 mark for this. Where another college, where expert panel had found no academic timetable was prepared or implemented, received full mark in this case. So यहाँ पे मल्टीपल चीजें थी, इनफैक्ट तुम्हारे पूरी जगह में तो ए प्लस आने के लिए तुम्हें फिजिकल एक्टिविटीज भी करवानी पड़ेगी, स्पोर्ट्स करवाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारे पास स्पोर्ट्स का ग्राउंड होना चाहिए। पूरे कॉलेज पे जिसको ए प्लस दिया हुआ है उसको स्पोर्ट्स ग्राउंड के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने हेलो स्पोर्ट्स ग्राउंड ऑन व्हाट बेसिस आर यू गिविंग देम ए प्लस। तो समवेयर यहाँ पे समझ रहा है कि इफेक्टिवनेस नहीं हो रही जिस पर्पस के लिए हुआ है, कि वो गोल अचीव हो पा रहा है क्या। तो मैं फाइनल वर्ड जो भी इसके ऊपर आया है, but in my understanding what has happened is मैथ की ग्रेडिंग दे रहा है, उनकी ग्रेडिंग में क्या है, जिसको भी ए प्लस अमाउंट मिलता है उनके पास ऑप्शन है ऑटोनॉमस में। तो मैंने आपको कॉलेजेस में दिखाया ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस होते हैं कॉलेजेस को क्या फायदा है, लोग अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपना करिकुलम डाल सकते हैं, लोगों के सामने शो ऑफ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि भाई देखो हम ऑटोनॉमस है। इट इज अ वे टू प्रूव दैट योर कॉलेज इज बेटर देन सम अदर कॉलेज। वरना क्या होता है लेवल लेवल पे तुम सिर्फ एक ब्रांड नेम से स्टिक, बाकी उससे ज्यादा अंदर तो कुछ नहीं लिखते। तो लेकिन ये इससे थोड़ा लोगों को ऐसा नहीं करेगा कि पक्का और मार्केटिंग कर पाए। सेकंड, ऑटोनॉमस तो हो गई, लेकिन डिमांड है फीस। तो जो फीस का फायदा गवर्नमेंट को इधर रेगुलेट करना होगा, फायदा होगा। पर ये कॉलेज के बात है, गवर्नमेंट को क्या फायदा? once you become autonomous, गवर्नमेंट को है ना तुम्हें गारंटी नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 11th-12th के एलिमेंट में कौन से कॉलेज से है मेरे को याद है हमारा फीस 11th-12th का अभी 300 या 400 रुपये मिलता था। गर्ल्स को तो उनका वो भी फ्री हुआ। अब 300-400 रुपये में मेरी वाइफ का वो 9 फ्लोर का सेंटर वाइज इसी में है, वो अफोर्ड के करता है ग्रैंड कॉम लगा रहा हूँ। बट as soon as we become autonomous, टीचर्स का पे सिंगुलर इंग्लिश नॉलेज का एडेड कॉलेज एडेड मतलब क्या, गवर्नमेंट ग्रांट है। तो टीचर का पैसा भी कौन देता है, गवर्नमेंट। उससे तो ऑटोनॉमस बता देंगे तो मेरे को बता देगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट। तो कॉलेज का फायदा
दोनों का फायदा है। और मैं जो है मतलब इन दोनों का फायदा है। दो मेरे जो कुछ ना कुछ आता है। तो समवेयर आई अनुभव इतने तो सारी चीजें होती है तो करंट वर्डिक्ट का वी स्टेट भारत में अभी इतना तक आपके पास डिटेल्ड रिपोर्ट है जिसका आपको फाइनल डिटेल रिपोर्ट नहीं आएगा आपने आपको सिर्फ कमेंट्स दिए थे फाइनल रिपोर्ट आना आपको इस पेपर बात बट देखिए यहाँ पे व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इट्स द पॉइंट आई ट्राइंग टू से देयर इज नो इफेक्टिवनेस मॉडल को अचीव कर पा रहे ठीक है अब मैं ये पूरे पॉइंट के ऊपर क्यों तुम्हारे पास गलत अच्छा कर रहा हूँ ठीक है अगर तुम भी अगर समझो टैग बनना था अपने कस्टमर का आगे सब कुछ चलना पड़ता है बट अगर हमें टैग समझ रहना होता है उनकी थोड़ी इंसान जो भी हम सब क्लियर करके जा सकते हैं एंड दैट इज आल्सो वन थिंग यहाँ पे कॉम्पिटिशन ठीक है तो अब करियर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े बहुत चीज ऐसे हैं जिसके फॉरेंसिक कॉन्टेक्ट है ड्यू डिलिजेंस है गवर्नमेंट एथिक्स है ये सारे जगह पे ईएसजी वाला जो हमारे नेशनल चलने पर आता है तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ना वो सारी जगह पे करियर ज्यादा रखते हैं बाकी के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है ना वो नहीं होगा डिजिटल हो गए क्योंकि डिजिटल में तो नहीं पता कि कितने लोग को डिजिटल चीजें आती है पर वो चार पांच सेक्टर ऐसे हैं जो मस्ट फोकस एंड आई विल मोर इंटरेस्ट है वहाँ पे करियर बनाना बहुत ज्यादा अच्छा कर सके तो फ्रेंड ऑफ माइंड जो मेरे साथ इंटर्नशिप करता था जैसे एक साल छोटा था इज कमर्श उसने लाइफ में सीए को बैकअप में रखा मतलब बचपन से मेरे को पता था कि बंदा उससे बड़ा करेगा तो सीए को बैकअप में कौन रखता है इंटरेस्ट ये था उसने अपने एंटरप्रेन्योरशिप की एकदम गेम होगी तो उसका ऐसा था कि अगर मैं इकोनॉमिक्स कर नहीं बना तो एज अ बैकअप में मैं क्या करूँगा लाइफ में सी he was working while Arun Jaitley was there. He was working with the Federation Ministry. उस point of time पे was very actively मतलब अपने इंडस्ट्री में इतना सीए को पे करते हैं ठीक है एज अ टीचर है नो यहाँ पे जीपीएससी में मतलब वेरी एक्टिवली करने से डिफरेंट है तो अगर तुम इंडस्ट्री को कंपेयर करोगे उसके कंपैरिजन में बहुत कोई वर्क लाइफ बैलेंस तो उधर तक चलता है मतलब गवर्नमेंट इसमें वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत अच्छा है तो दे आर वेरी एक्टिवली गोल और अच्छे वो सारे कुछ वॉइस नहीं समझ रहा एवरीवन एल्स इज एबल टू हियर अभी अभी तो मैं एकदम इतना नजदीक पर एवरीवन एल्स इज एबल टू हियर मी नहीं समझ रहा है यहाँ पे तो वॉल्यूम स्विंग तो भी है ये इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ठीक है नाउ इज इट प्रॉपर एवरीवन इज इट ऑडिबल नाउ एवरीवन
So now, in auditing the effectiveness, हम क्या देखना चाहेंगे? Assess whether the objectives of and the means provided for a new ongoing public sector program are proper, consistent and suitable for the relevant policy. मतलब देखो हमें जो मीन्स अचीव करना है उसके लिए हमारे लिए जो आई मीन जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं उसके लिए मीन्स मतलब मीन्स मतलब रिसोर्सेज जो भी होगा है कि वो रिसोर्सेज हमारे लिए अप्रोप्रिएट है मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी अगर समझो अचीव कर लिया है तो हमको उतने टूल्स भी तो चाहिए उतने फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उतना लीगल सपोर्ट चाहिए क्या हमारे पास वो सारी चीजें है कि नहीं फिर उसके बाद मेरे को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस एक्सटेंड तक हमारा डिजायर अचीव कर डिजायर ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पा रहे हैं तो एक्सटेंड टू विच द प्रोग्राम अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ द प्रोग्राम अब assess the establishment evidence whether observed direct or indirect social economic impacts of the policy are due to implementation of the policy or other process तो इफेक्टिवनेस हमेशा सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं देखी जाती है काफी बार हम दूसरे सोशल फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट अस से जब हम जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो काफी बार बोलते हैं कि भाई अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट का सब कुछ बढ़ा है तो काफी बार इन दैट केस समझो जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है जो भी चोरियां हो रही है वो सब कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स कंपेरेटिवली क्या हो जाएंगे कम क्योंकि अगर लोगों के पास काम है तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी कम तो देखो कि वहां पे वो जो सोशल इम्पैक्ट है वो सोशल इम्पैक्ट भी वहां पे दिख रहे हैं identify factors inhibiting satisfactory performance or the goal fulfillment तो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो जिससे तुम देख पाओगे कि तुम्हारा गोल अचीव हो पा रहा है कि असेस के जो भी प्रोग्राम है क्या वो प्रोग्राम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है जो एक दूसरे को डुप्लीकेट कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है सी काफी बार थोड़े प्रोग्राम्स को हम डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़े प्रोग्राम्स को हम बनाता है स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोग्राम में जो एक दूसरे को डुप्लीकेट कर रहा हो या ओवरलैप कर रहा हो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन टाइम assess the effectiveness of the program on the individual program components फिर अगर समझो हमारे पास ऑल्टरनेटिव सर्विस है तो ये इवैल्यूएट करो कि गवर्नमेंट ने क्यों ये पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव चूज किया और यहाँ पे क्यों दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव अचीव यूज नहीं किया तो कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोग्राम assess adequacy of the management control for measuring, monitoring, and implementing the program. Assess करो कि जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है उसके साथ क्या कर रहे हैं कंप्लाई एंड आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग द कंप्लाई मोर ओके तो ये जो सारे एग्जांपल्स है तीनों के अपने को एग्जांपल्स ना नॉट रेलेवेंट एक बार रीड कर सकते हो बट कुछ जरूरत नहीं है उसके बाद एक और उन्होंने चीज पूरा दिया हुआ है व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑडिट साइकिल तो ये भी पूरी चीज को एक बार क्या माफ करोगे आप मतलब जैसे बाकी सारी चीज होती है प्लान करोगे इम्प्लीमेंट करोगे रिपोर्ट करोगे तो ये पूरी चीज को क्या माफ करोगे अब परफॉर्मेंस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है तो हम यहाँ पे इवेल्युएट करना चाहते हैं तीन की इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इट आल्सो प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी ठीक है पता चलेगा कौन अकाउंटेबल है और वहां पे क्या प्रमोट होगा ट्रांसपेरेंसी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट कैन ऐड वैल्यू व्हिच हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तीन है हम तीन चीज इवेल्युएट करना चाहते हैं इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस क्या प्रमोट होगा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इट विल ऐड वैल्यू टू द डेवलपमेंट नेक्स्ट व्हेन वी प्लान द परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या क्या देखेंगे स्टेप नंबर वन वी हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी अदर अज्यूम करें हम कॉमनवेल्थ का क्या कर रहे हैं ऑडिट कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑडिट तो अंडरस्टैंड करो कि प्रोग्राम क्या है डिफाइन करो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा स्कोप क्या है ठीक है तो हम कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं स्कोप क्या है डिटरमाइन करो क्राइटेरिया क्योंकि तुम कंपेयर क्या करोगे क्या होना चाहिए था और क्या है डिसाइड करो कि हमारे ऑडिट के अप्रोच क्या होंगे हम क्या क्वेश्चंस पूछेंगे क्या हमें बाहर से किसी एक्सपर्ट की जरूरत है कि नहीं फिर हमें एक ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स बनाएंगे क्या बनाएंगे हम ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स
अब देखो यहाँ पे ये कार्यकाल की योजना की है, हम उसके भी थोड़ा चीजें डिटेल में समझते हैं। जब भी हम लोग को ईडीएम बना होता है, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, हम वहां पे मैट्रिक्स में क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑडिट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है? फिर बाद में हम लोग को ये कंपेयर करके क्या एविडेंस मिला, और डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड का। तो मैं पहले तुमको समझा रहा हूँ ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो अगर भारत माला परियोजना है तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या था? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत माला परियोजना was clearly defined and the project identification prioritization was done in line with the objectives with a transparent and effective manner on the basis of approved criteria. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है कि जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है वहां पे वो ट्रांसपेरेंट है, इफेक्टिव मैनर में है। सेकेंड, हम वहां पे देखना चाहते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, whether a sound whereby efficient utilization of funds allocated for Bharat Mala Pariyojana was done. Projects were awarded in time with economy and in accordance with the framework prescribed. दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि एग्जीक्यूशन एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वाज डन विद prudence. And then lastly, adequate and effective monitoring mechanism and information technology enabled management system were in place. तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, तो हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मतलब क्या होता है? बेंचमार्क। तो ऑडिट क्राइटेरिया इज ऑडिट derived its criteria from the following। तो वहां पे अलग अलग सोर्सेज दिए हैं, जिससे लोगों ने बनाया लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम स्टडी, फिर agenda and minutes of the project appraisal, including the project operation and technical scrutiny committees, agenda and minutes of project approval authorities, agenda and minutes of NHAI, NHIDCL। मतलब ये लोग ने सब कुछ बनाया रहेगा ना कि भाई हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होना चाहिए, कितने टाइम में बनता है, ये सब के ऊपर उनकी चर्चा हो रहेगी। वही हमारे लिए क्या होगा? बेंचमार्क। अब वो लोग ने NHAI में बोला हुआ है कि 15 करोड़ में बनेगा, 1 किलोमीटर का रास्ता बनने के लिए 3 दिन लगेगा। तो हमें ये भी पता है कॉस्ट कितना है, हमें ये भी पता है कि टाइम कितना है, तो यही हमारे लिए क्या होगा? क्राइटेरिया। तो ये मल्टीपल सोर्सेज से टैग ने क्या निकाला? क्राइटेरिया, मतलब बेंचमार्क कि क्या होना चाहिए था। तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये अलग अलग सोर्सेज दिए जिससे उन्होंने क्या निकाला? क्राइटेरिया। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव, और हमारा क्या हो गया? क्राइटेरिया। फिर मेथोडोलॉजी, मतलब हमने यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए क्या अलग अलग मेथड्स यूज की है। तो यहाँ पे सारी मेथोडोलॉजीज होंगी। ऑडिट मेथोडोलॉजी इंक्लूडेड रिव्यू, एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन ऑफ द फिजिकल एंड वर्चुअल रिकॉर्ड्स, ऑडिट इंक्वायरीज, ऑडिट इंक्विजिशन वर आल्सो इशूड। ठीक है, जो अलग अलग मैनेजमेंट है तो फॉर सीकिंग द रिकॉर्ड्स। तो ये पूरा मेथोडोलॉजी जो भी पूरा प्रोसेस में किया। तो दिस इज बेसिकली द ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि किसका रेलेवेंस ऊपर था। तो व्हाट इज ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स? हैविंग डिटरमाइंड द ऑब्जेक्टिव, criteria, approach, data collection, audit team should prepare ADM. It is a structured and highly focused approach to design performance audits. The ADM highlights a data collection and analysis method as well as type of the source of evidence. The ADM is prepared on the basis of information and knowledge obtained during the project stage. Where a design ADM leads to effective audit, thus providing the highest assurance of the audit. In simple words, can I say EDM is nothing but उन्होंने पूरा जो भी अडेट किया उसका पूरा एक समरी जैसा है। ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, क्राइटेरिया क्या था, और हमने क्या कंडीशन में था। ठीक है, so coming back to everyone, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स बनाया, फिर एस्टैब्लिश किया टाइम टेबल एंड कौन से रिसोर्सेज चाहिए, एंड इंटीमेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट एंटिटीज, तो जिसका ऑडिट करके उसको हमने लगा। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो एंटिटी अंदर, सेकंड उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया, फिर इसके बाद फिर
फिर इसके बाद assessing the audit use scales and whether outside experts are right. फिर area establishing and evaluation of the audit. अब यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट प्रोग्राम है उसी को मैं नीचे डिटेल में समझाया कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड द ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम समझने के लिए हम पहले क्या देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी, उसके ऊपर फिर लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट होते हैं, सिविल राज्यसभा लोकसभा में काफी बार बिल पास होता है, उसका अप्रूवल होता है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो हम देखेंगे, उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी का डॉक्यूमेंट होता है तो हम देखेंगे। फिर एकेडमिक का स्पेशल रिसर्च, मतलब यहाँ पे अपने को अलग अलग रिसर्च बताया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम स्टडी, बस नथिंग बट रिसर्च। तो हमारे पास ऐसे कोई रिसर्च होगी हम देखेंगे, हमने पास्ट में ऑडिट किया है वो देखेंगे। काफी बार मीडिया चीजों के ऊपर कवरेज करती है, ठीक है, मीडिया वहां पर बताती है कि भाई ये रोड बनना चाहिए था, ठीक है, इतने सालों से नहीं बना है, इतना डिले हुआ है, या उसके ऊपर के स्पेशल फोकस ग्रुप्स होते हैं तो उसके अंदर पोस्ट। तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी प्रोग्राम के लिए हमने 7 चीजें, क्या 7 चीजें देखी, डॉक्यूमेंट्स देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स देखे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देखे, फिर उसके बाद मीडिया कवरेज and special focus. Now the audit time we use the following sources for understanding the field. क्या क्या आएगा वहाँ पे, डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी, मतलब मेरे को वहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी के लिए एंटिटी है, पॉलिसी फाइल्स है, उनके रिपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, अकाउंट्स ऑफ द मीटिंग्स है, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट जैसे कि पार्लियामेंट्री के कोई डिबेट्स हुए हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कोर्ट के या एस्टिमेट कमेटी के कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स है वो देखो। पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, उसके ऊपर कोई मिनिस्ट्री होगी तो उसके अब कहने के लिए मॉस पास, तो अपने ऊपर जो पड़ा वही सारी चीजें वहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे भारतमाला परियोजना, ठीक है, तो यहाँ पे भारतमाला परियोजना के ऊपर अगर समझो मीडिया में आया हुआ तो मीडिया के इतनी सारी चीजें देखी। स्पेशल फोकस ग्रुप जैसे कि वहाँ पे कोई वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक, ऐसा किसी ने वहाँ पे कोई एनजीओ हो उसके ऊपर हमने रिपोर्ट किया तो स्पेशल फोकस ग्रुप में रिपोर्ट। तो ये जो ऊपर के पॉइंट्स थे उसी पॉइंट्स पे रिपोर्ट में क्या किया है, तो ये हमारा पहला वाला पॉइंट क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी अंडर। सेकेंड हमारा क्या है, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड है डिफाइनिंग द objective and the scope. So we have to define the objectives and the scope. तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम क्या देखना चाहते हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव्स के यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल्स देखेंगे कि व्हाट कैन बी द ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, क्राइटेरिया। और हम क्राइटेरिया कैसे डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे अपन एग्जांपल्स देखे कि हम वन बेसिस क्राइटेरिया से देखते हैं, और यहाँ पे लोग एग्जांपल्स दिए, हम क्या लिख सकते हैं, प्रोसीजर मैनुअल्स, मतलब अगर हम लोगों को एसओपीज बनाए रहेंगे, पॉलिसी स्टैंडर्ड डायरेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस, क्राइटेरिया यूज्ड बाय द सेम एंटिटी और अदर एंटिटी इन द सिमिलर प्रोग्राम। तो हम एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं, न्यू या एस्टैब्लिश साइंटिफिक नॉलेज और अदर रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड जनरल मैनेजमेंट एंड द सब्जेक्ट। तो सो हमारा पहला वाला पॉइंट क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी ऑफ द प्रोग्राम। सेकेंड वाला स्टेप क्या हुआ हमारा, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा हमारा, डिटरमाइनिंग द क्राइटेरिया। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, हमारा ऑडिट अप्रोच। तो ऑडिट अप्रोच में हमारे पास अलग अलग चीजें, एक हमारे पास क्या है, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, सेकंड क्या है, नाउ फोर्थ सर्वेस, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो वापस उसको नीचे डिटेल में समझा है, पहला क्या है अपना analysis of the procedure. So we go exam, it involves review of the अब केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा प्रोग्राम है उसका सब केस स्टडी यूज करते हैं, उसके ऊपर पूरा एक डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और उसके ऊपर जो भी इश्यूज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर यूज ऑफ द एक्सिस्टिंग डेटा, हमारे पास जो भी डेटा है कि हम उसको सर्वे करवाएंगे,
फिर एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स, तो इट रिक्वायर्स ऑडिटर टू कैरी आउट एक्चुअल आउटपुट इनपुट एनालिसिस। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, quantitative analysis involves examination of earnings, revenue, data relating to the program implementation, like the details of the beneficiary. तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब फॉर एग्जांपल हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, तो एलपीजी में कितने लोगों को फायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा, कितना, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता था कि नॉर्मल वो गुड़ चला के करते थे तो काफी लोगों को हेल्थ इश्यूज होते थे, कितने लोग के हेल्थ इश्यूज कम हुए, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कितने पढ़े, पहले क्या बोला, एनालिसिस ऑफ द, सेकंड क्या बोला अपन ने, फिर इसके बाद एनालिसिस, और उसके बाद क्या आ गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अभी देखोगे तो अपन ने कौन से स्टेप पढ़े, पहला वाला स्टेप क्या था, फिर इसके बाद क्या था, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है, सरेंडर। अब स्टेप नंबर 5 क्या आएगा हमारा, developing the audit questions. So we will develop the audit question. So subsequent to designing of the audit objectives and criteria, audit team एक list of question बनाएगा जिसके ऊपर answers पूछ के उनका information लिखेगा। फिर assessing the and output, तो यहाँ पे वो लोग टैग लिखेंगे कि अगर उनकी टीम सफिशिएंट होगी कि उनको एक्सपर्ट की जरूरत है। यूजुअली एक्सपर्ट अकाउंट होंगे ही, याद है तुम लोग को बोला था ऑडिट बोर्ड करके कुछ होता है, तो ऑडिट बोर्ड में वो लोग ऐसे ही लोग को लेते हैं जिनके पास उस पर्टिकुलर एरिया की क्या होती है, एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद एडीएम बनाते हैं, और ऑलरेडी देख चुके हैं एडीएम। एस्टैब्लिशिंग द टाइम टेबल फॉर रिसोर्सेज, तो कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कब वो रिसोर्सेज चाहिए, पूरी चीज क्या होनी है, टाइम टेबल। और उसके लिए पहले क्या आएगा, इंटीमेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू द तो जिसका ऑडिट कर रहे हैं उनको पहले से बता दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट, what kind of audit is this, उनको two sample observation should form part of this, तो ये कैंसिल कर दो ये सारी चीजों को, पीछे क्वेश्चन आने को है। तो सुनिए हमारा क्या हो गया, पूरा परफॉर्मेंस का। अब ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट है इसके ऊपर अब तक इतने कोई आउटसाइड क्वेश्चन नहीं आए एक्सेप्ट फॉर ईडीएम, बाकी सबके ऊपर तो इतने कोई क्वेश्चन आए हुए नहीं है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है ये वाला चीज, कि परफॉर्मेंस ऑडिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला क्या है, इकोनॉमी, फिर उसके बाद क्या है, एफिशिएंसी, और लास्ट में क्या है हमारा effectiveness। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव। टेक्निकली ऑनेस्टली मार्केट में कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट जैसा कुछ नहीं है। जब हम सारे ऑडिट कर लेते हैं तो हमें आगे क्या हो जाएगा, मतलब हम अलग से ऐसा नहीं बोलते कि वी आर अपॉइंटेड एज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिटर, मैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करने जा रहा हूँ। जब मैंने फाइनेंशियल ऑडिट कर दिया, कंप्लाइंस कर दिया, परफॉर्मेंस ऑडिट कर दिया, तो इन अ वे यहाँ पे मैंने सारी चीजें कर ली, इसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। नाउ सम ऑफ द इश्यूज एग्जामिन्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट आर, अब यहाँ पे वापस ये जो सारे पॉइंट्स दिए आर नॉट रेलेवेंट, बिकॉज़ ये सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के इश्यूज नहीं है, जो हम सारे ऑडिट मिला के करते हैं तो अलग अलग इश्यूज हमको आएंगे। सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, कंपेयर विद द, तो जितना हम लोग ने कॉस्ट अप्रूव किया था क्या एक्चुअल उतना ही हो रहा है, वहां पे एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर तो नहीं। सेकेंड, हैव द प्लान प्रोडक्शन इन द, तो जितना हम लोगों ने प्रोडक्शन प्लान किया था, आउटपुट प्लान किया था वो हो रहा है, वहां पे कहीं को भी अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए हमेशा कैप के रिकॉर्ड में यही आता था कि हमारी चीजें हमेशा क्या रही है, अंडर यूटिलाइज। फिर इसके बाद क्या हम रेट ऑफ रिटर्न अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब आरओआई जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इन साउंड एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद whether there are control measures adequate and there are inefficiencies in the wastage of raw material, फिर जो भी परचेज पॉलिसीज है क्या वो एडिक्वेट है, क्या हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, फिर इफ द एंटरप्राइज हैज एडिक्वेट सिस्टम ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो भी प्रोसीजर्स है क्या वो इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल है, एंड इज देयर एनी पुअर और इनसफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट। The Bureau of the Enterprise has issued guidelines to be followed by the public sector enterprises in respect of five things. क्या है पांच चीजें,
पहला क्या है, जनरल मैनेजमेंट। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट। फोर्थ क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और फिफ्थ क्या है, यहाँ पे सही बात, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने बोला कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को 5 चीजें फॉलो करनी पड़े। तो है 5 चीजें। सेकंड क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट। फोर्थ क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड बेसिस फॉर अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स। और नेक्स्ट बात करो प्रोप्राइटरी ऑडिट को इम्पोर्टेंट मत करो। सिंपल फ्लू होता है, से जी रहा है बस फिलहाल एमबीए का मुझे बस सबसे जवाब है एग्जाम वगैरह कम करेंगे तो होने के चांसेस ज्यादा है। जो नीचे में बोलता है। अब प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब हम ये दिखता है वेदर इज इन द बेनिफिट ऑफ क्या वेदर इट इज द। सो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं परफॉर्मेंस ऑडिट ये था, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी की तो हम बोल रहे हैं कि भाई सबके फायदे के लिए है कि सबके फायदे के लिए है। अब फॉर एग्जांपल लेट अस से अपना पोर्शन यूनिट में खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव लेक्चर ऑन टुमारो मंडे थर्सडे। अब फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा क्वेश्चन डेली खत्म करते थे, काम करते तुम्हारा लेक्चर कल सुबह 7 AM to 1 PM, 7 AM to 9 PM था, right? तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, दिस इज इन प्रोपर्टी, दिस इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट, तो दिस इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। तो जो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं वो देखना है कि सिर्फ उनके फायदे के लिए नहीं है, which is for the benefit of the public, that is for the benefit of, इसे हम कहते हैं प्रोपर्टी ऑडिट, which is a very important element of property audit। तो गवर्नमेंट ऑडिट से फाइनेंशियल में फोकस नहीं कर, फाइनेंशियल में फोकस करें, परफॉर्मेंस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोपर्टी। फर्स्ट प्रोपर्टी से अकाउंटेबिलिटी पता चलेगी कि कौन सी। तो प्रोपर्टी इज बेस्ड ऑन 4 प्रिंसिपल्स। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स, 4। सबसे पहले एक्सपेंडिचर इज शुड नॉट बी टाइम ऑफ रिसीव मोर देन द ओकेजन। कॉमनवेल्थ का एग्जांपल ले लो, एक टॉयलेट का टिश्यू पेपर जब वहां पे 2000 रुपए में मिलना चाहिए था, ऑन द फेस लिखा है एक्सपेंडिचर इज टाइम ऑफ रिसीव मोर देन द ओकेजन। अब आपने को नहीं पता है कि रोड कितने में बनता है, पर 1 किलोमीटर 250 करोड़ में नहीं बनता है, ये अपन को। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज टाइम ऑफ रिसीव, एक्सपेंडिचर इज देन द ओकेजन। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो वर्ल्ड कप बैटल था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि वो जो बैटल था वो लाया गया, उसके लिए ऑस्ट्रेलियन एजेंसी को काम किया, कितना करोड़ दिया गया। हमें नहीं पता कि भाई कितना लगता है, पर हमें ऑन द फेस देखा है कि उसको एक कंपनी से यहाँ पे लगाने में 5 करोड़ का खर्चा तो हो सकता है। इसलिए हमें ये टेस्ट करना है कि जो भी बंदा एक्सपेंडिचर कर रहा है वो इज द अथॉरिटी, क्या उस बंदे में ऑर्डिनरी प्रूडेंस है। ठीक है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब वो ऐसा अज्यूम करके काम करना चाहिए कि जो भी खर्चा कर रहा है उसको खुद का करना चाहिए। अगर समझो मेरे को खुद का घर खर्च करना होगा, अगर मेरे को टॉयलेट टिश्यू लेना होगा, 2000 रुपये का कोई जगह मिलूंगा है, मैं क्या करूँगा, 4 दुकान ढूंढूंगा, यहाँ पे सबसे सस्ता सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिला उसको मैं वहां पर ले। तो यहाँ पे पहले पहला होता एक्सपेंडिचर इज नॉट द ओकेजन demands, and that every official exercises vigilance in respect of expenditure as a person of वो exercise in respect of his work। सेकेंड, जो भी लोग सैंक्शन कर रहे हैं खर्चा इस तरीके से सैंक्शन नहीं कर रहे जिसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका ही फायदा, मतलब जो खर्चा सैंक्शन कर रहा है वो बोल रहा है कि भाई जो मेरे को सबसे बड़ी रोड की गड्डी देगा उसी को क्या कर दिया जाएगा, सैंक्शन। इनडायरेक्टली मतलब मैंने क्या किया, अपने किसी रिश्तेदार को ही नहीं दिया, मतलब लेकर से मैं बोला वो साल तक उसको मैं बोल दिया कि बीमा बनाकर सारे ऋण ये दिया कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसका फायदा होगा। जो मैं सैंक्शन करते हो इस तरीके से सैंक्शन नहीं करूंगा कि बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे को ही मिलना चाहिए। तो पढ़ो सेकंड वाला पॉइंट, अथॉरिटी एक्सरसाइजेस expenditure to pass an order which will not directly or indirectly accrue to its own account।
जो भी खर्चा किया गया है इट शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। पता है वो गब्बर इज बैक करके मूवी है जिसमें वहां पे वो लोग पता है तहसीलदार को पकड़ते हैं, देखा था वो गब्बर इज बैक में? तो वहां पे तहसीलदार को पकड़ते हैं, इसको उल्टा लटका के पूछते कि भाई फार्म हाउस को आगे के खेत में पानी क्यों नहीं भरा? तो उधर वहां पे एमएलए था, उसके फार्म हाउस में सारा पानी डाल दिया। तो उसको क्या पता गया भाई तेरे को सिर्फ एमएलए के लिए अपॉइंट किया गया है, सबके लिए अपॉइंट? तो जो खर्चा है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यूज करेगा कि सबके लिए यूज करेगा? तो इट शुड बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ, तो funds are not utilized for the benefit of particular person or purpose. Lastly, apart from the agreed remuneration, no other avenue is kept open. मतलब मेरे को ओपन किया है, मेरे को जितना पगार मिलता है मैं उतने पगार में खुश रहूंगा, मैं ऊपर की मलाई में खुश रहने वाला नहीं। तो नॉट टाइम्स कैसा होता है पता है? जो अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, वो लोग का ना रेमुनरेशन कम रहता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ ट्रैफिक पुलिस आर पेड लेस देन 3 लाख, और वो लोग रिश्वत खाते हैं। तो मतलब आई वन बाई वन मॉम से कि अरे ये लोग खाते हैं तो लेके कभी काफी लोग का पगार ही बढ़ रहा है, अगले 15 हजार में क्या ही घर चला, तो इसमें रिश्वत खाता है। पर लेकिन उसको पहले से पता है ना 15 से नहीं घर चलेगा तो ये मान लो आज अगर मैं जो जॉब कर रहा हूँ मेरे को पैसे की कमी हो रही है, तो कल जाके मैं क्या करूंगा? फिर अनएथिकल कुछ करूंगा क्या? मैं पेपर बुक करवाना चालू करूंगा, फिर तो ज्यादा पैसे की जरूरत है नहीं। If I think so, I cannot walk in that particular movie. I should not accept the job. I should do something else. तो जो मैं काम कर रहा हूँ, I should apart from the agreed revenue, मैं और कोई अग्री उत्पन्न नहीं होने वाला। तो जो पगार आएगा वो आएगा और कोई पैसा नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? That apart from the no other revenues can open directly or indirectly to benefit the person or employees. तो जब भी पूछा कि what are the principles of proprietary, फिर बोलने का भाई ये बेस है, इसी के ऊपर चीजें चल सकती है। तो बी से क्या बोला? बेनिफिट ऑफ और। ए से अपार्ट फ्रॉम द रेगुलेशन नो revenues can open। एस से essentially बराबर से की गई है, expenditure is not manifestly not in the budget। समझ सकते हैं? बाजू में मार्क स्टार मार्क करके रखो भाई। Because since a long time we have not asked this question, high probability now this okay, so अब यहाँ पर ऑडिटर के फंक्शंस क्या हैं? अब है ना गवर्नमेंट ऑडिट में है ना दे हैव वेरी रेयरली आस्क्ड ऑडिटर्स क्वेश्चन। उन्होंने ऑडिट के कॉम्पोनेंट से कम पूछा है, और जो कंसेप्ट्स है व्हाट इज फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस ऑडिट, व्हाट इज प्रोप्राइटरी ऑडिट, आर्टिकल 148 से लेकर 151, वो सारी चीजें कंपैरेटिवली उन्होंने ज्यादा पूछी। अब ऑडिटर के यहाँ पे फंक्शंस क्या है? See that expenditure incurred as properly planned. See that the size and the channel of expenditure are rightful and expected to get। तो जितना खर्चा किया गया है वो सही है और उससे हमें अपने रिजल्ट appraise whether those expenditure are likely to get optimum results। देखो क्या कोई substitute plan है? Lastly, examine the actions and the decisions of the management to see that they are conducive to the public interest। अब नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी ऑडिट के टॉपिक्स। देखो प्रोप्राइटरी ऑडिट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज प्रोप्राइटरी इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। कहीं पे कुछ डिफाइन नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि ये तो मैंने क्या किया जनता के फायदे के लिए किया, ये तो यहाँ पे लोगों का फायदा होने के लिए। अब क्या लोगों का फायदा हो रहा है, क्या लोगों का फायदा नहीं हो रहा है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। मतलब फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों को हमारे से लगता है कि भाई वहां पे जो रिजर्वेशन है वो हटा देनी चाहिए? मतलब फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में, जॉब्स में कितने लोगों को लगता है रिजर्वेशन देना चाहिए? आपका कितने लोग हैं? कितने नहीं लगता कितने रिजर्वेशन है? हाँ, हाँ, फिर ये नहीं मांगे। ठीक है चलो, सो नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी आर ऑफ द ओपिनियन, आई एम ऑफ द ओपिनियन के भाई कोई स्कीम जरूर क्या हो। अब ये कास्ट के बेसिस के ऊपर मेरे हिसाब से इनकम के हिसाब से कुछ करो तो बात ठीक है।
कास्ट के बेसिस के ऊपर कोटा होना, इस तरीके से रिजर्वेशन होना मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। पर लेकिन ये मेरे को लग रहा है, बाकी सबको नहीं लग रहा है। एंड वी सॉ दैट रिजल्ट्स इन द इलेक्शन, क्यों यूपी में सीट मिली उन लोगों को, ये इसीलिए नहीं मिली बस वहां पे समवेयर ऐसा ही क्रिएट किया गया था कि भाई मोदी की सरकार आई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिए और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके पूरा रिजर्वेशन क्या कर देंगे, हटा देंगे। और वहां पे पूरा वो स्टेट और रिजर्वेशन भी चल रहा है, तो इसलिए उन लोगों को ये था कि अगर ये चला रहे तो हमारे लिए क्या बचा। तो समवेयर व्हाट इज प्रोपराइटरी इज अ मैटर ऑफ चेंज। हम नहीं कह सकते कि भाई ये सबके इंटरेस्ट में है कि नहीं। The problem in propriety arises mainly because of the discrimination. Expression propriety is a moral term and can be understood by reference to the concept of morality accepted by the society at a given time. In auditing, essential test lies in formulation of auditing position. In audit of financial accounts, by reference to the financial and legal requirement, propositions are built up to happening of events, existence, accuracy, title, ownership with law and internal regulation, which are all verifiable. But however, in proprietary audit, formulation of verifiable auditing proposition consists of audit. Okay, what we are trying to say by this language, कि हर जगह पे हम देखते हैं क्या होना चाहिए, क्या है, पर लेकिन प्रोपराइटरी ऑडिट में क्या होना चाहिए इसी को डेवलप करना हमारे पास है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ वेरीफाइबल ऑडिटिंग प्रोपोजिशंस मतलब इनिशियल क्राइटेरिया, क्या है ना क्राइटेरिया, ये डेवलप करने की। मैं कैसे बताऊं कि क्या होना चाहिए, बस ये खुद अपने आप में एक क्या है मॉडल टर्म है जो एक्स्ट्रा कंप्लीटली डिफाइन की। तो proprietary audit as an inherent element of subjectivity because it is very difficult to establish standards of public interest, commonly accepted customs, and standard of conduct which are not firm basis of audit evaluation. To take care of this, CAG ने क्या डेवलप किया, norms of proprietary expenditure for public funds है। तो ये सब्जेक्टिविटी को एलिमिनेट करने के लिए कैग ने वहां पे क्या बना दिया है, norms for audit and expenditure in our, तो अब हमें ये सारी चीज फॉलो करनी पड़ेगी जस्ट सो दैट वहां पे जो लिमिटेशन है वो कवर जाए। प्रोप्राइटरी एज अ मॉरल एलिमेंट should be a matter of evaluation based on objectives and feelings. For example, travel by air such as should not be considered as wastefulness unless it is proved by travel by air would hardly feasible. मतलब for example, जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारे फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर है, वो एयर से ट्रैवल करते हैं, खर्चा तो कम पे करते हैं और हम ही पे करते हैं। अब उसको हम लोग, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ये तो उन्होंने दूसरा एक्सपेंसेस किया, हमारे मिनिस्टर ने अगर वो लोग टाइम सेव करेंगे तो अच्छा सा काम कर पाएंगे। तो अगर ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ट्रेन से भी गया होता है तो भी सेव नहीं करेंगे, तो इन बात के हेल्प से ट्रैवल करना। तो लेकिन अभी यहाँ पे ये सारी चीजें कंपेरेटिवली क्या है सब्जेक्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मिनिस्टर आता है तो उस टाइम पे रोड बंद कर दिए जाते हैं, नाकाबंदी की जाती है, उनके लिए रोड क्लियरेंसेस करवाए जाते हैं। अब ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ डिबेट। किसी को लगेगा कि भाई सही है, किसी को ये लगेगा गलत। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए डिसाइड टू प्रॉब्लम्स। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए क्या में क्या दिया है, हम लोगों को 6 को मार्क करो वापस लिख करो। अब कैट का रिपोर्ट में क्या है, कैट करने क्या रहेगा, पूरा जनरल रिव्यू देगा, मतलब गवर्नमेंट कम्युनिटी, गवर्नमेंट पब्लिक एंड कॉर्पोरेशन। तो पहले इंट्रोडक्शन आता है जिसमें जनरल लिखा है, फिर उसके बाद मेरे को बताओ ऑडिट कौन कर रहा है, खुद कैट कर रहा था तो उसके नीचे ऑडिट बोर्ड कर रहे थे। और नहीं आईआईटी के नीचे भी तो कैसे कर बोलते हैं ऑडिट बोर्ड, तो ऑडिट बोर्ड अपना रिपोर्ट किसको देगा, कैट को। याद है वो ओएसी में लिखा था। तो ऑडिट बोर्ड का जो रिपोर्ट कैट को दिया गया है, कैट क्या करेगा उसको अपने अंदर क्या करेगा इम्पॉर्ट करेगा। पर लेकिन हर एक का ऑडिट बोर्ड नहीं करता, काफी सारी चीजों का ध्यान डायरेक्टली कौन रखेगा, कैट। तो पहले ये और बी करो, इंट्रोडक्शन कंटेनिंग working results of the government companies, deemed government companies and corporations.
सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, selected conducted by object। अब बी वाला significant results of audit of undertakings not taken up for appraisal by, ठीक है, मतलब जो जिसका ऑडिट बोर्ड ने किया है उसका रिपोर्ट आ जाए, बट जो ऑडिट बोर्ड ने नहीं किया है उसके ऊपर भी तो रिपोर्ट देना पड़ेगा, तो कौन देगा। Lastly, resume of the company auditor reports submitted by them under the directive of CAP। मतलब गवर्नमेंट कंपनी तो ऑडिट कौन करता है, यानी चार्टर्ड, पर उसको अपॉइंट कौन करता है, कैप, उसको डायरेक्ट कौन करता है, कैप। तो गवर्नमेंट कंपनी के जो रिपोर्ट आए उसको भी कैप क्या करेगा, अपने रिपोर्ट के अंदर क्या कर देगा। तो चार चीजें हैं, पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद ऑडिट बोर्ड के रिपोर्ट्स। बी वाला पॉइंट क्या था, जो ऑडिट बोर्ड ने नहीं पेपर किया उसके ऊपर के रिपोर्ट्स, और गवर्नमेंट कंपनी से जो रिपोर्ट है उसको क्या कर देगा। क्या समझा सकते हैं? ये हमारा क्या है, रिपोर्ट ऑफ द, सो यहाँ पे कंपैरेटिवली कंटेंट बहुत सारा है, मतलब बहुत एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो काफी पूछे गए are more of repetitive nature। In case of shortage of time, you must first focus on the past question, and उसके बाद बाकी सारा चीज का क्या करोगे। एक सबसे ज्यादा कंटेंट पूरा जो आप लोगों ने सारा डाल के रखा है वो परफॉर्मेंस ऑडिट है, या तो वो 9 स्टेप्स में अंदर के अंदर करूंगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, बट भी मैं 9 टैक्स है। अब पुराने क्वेश्चन में नवंबर 23 का we should tell students confidently कि इसका टॉपिक कुछ हो। अब क्या होगा ना, they have removed few chapters, हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन है। अगर अभी तुम डेटा रिपोर्ट का भी पेपर देखो, हर एक चैप्टर में से चीज है। पुराने क्वेश्चन में क्या था, कम से कम 3 या 4 चैप्टर ऐसे थे जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, तो दे हैव टू मेनी टॉपिक्स टू आस्क। तो 4 चैप्टर तो ऐसे ही निकल गए, और कौन से 4 चैप्टर वाज ऑलवेज अ रिस्क, पर देयर वर 4 चैप्टर्स जो निकल जाते थे। अब ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसका मार्क्स 0 है, हर एक के ऊपर एक क्वेश्चन। तो आईसीआई शायद कुछ नए नए क्वेश्चन जो बनेंगे उससे कुछ नहीं चांसेस है। इसके बाद हमारा क्या हो गया, पीएसयू, क्या हो गया हमारा ये पीएसयू। तो ये सारे जो अदर चैप्टर्स है उसमें मैं क्वेश्चन बैंक नहीं करवा रहा हूँ, तो जिसके क्वेश्चन बैंक के मेजॉरिटी क्वेश्चन कौन से स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सीधा रास्ता है, एक एक लाइन के ऊपर ही बीच में। तो यहाँ पे तुम्हारे बैच में एक बैच का प्रोफेशनल एथिक्स बाकी है, बाकी सबका हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ हो गया, और हमारा क्या हो गया पीएस। आज के उनकी साइज नहीं, फिर उसके बाद अपन एक वापस इसी चैप्टर देख लेते हैं। क्या करें आज उनका लॉन्ग कर लेते हैं,